तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो पोन्स जो होता है, पोन्स है, ये कौन से मस्तिष्क के कौन से भाग की संरचना है भाई, यानी कि पश्चिम मस्तिष्क है, उस पश्चिम मस्तिष्क की क्या होती है, एक संरचना होती है। तो इस पोन्स का काम क्या होता है, तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि देखो कि मान लो कि ये सतह जो है, ये सतह कैसी है, गर्म है, कैसी है, गर्म है। मैं आया, मैंने यहाँ पे हाथ रख दिया, हाथ रखते ही मैंने हाथ को क्या किया है, ऊपर हटाया है। क्यों हटाया है कि ये एक हमारे शरीर के लिए प्रतिवर्ती क्रिया थी, तो इसका कंट्रोल जो है वो मेरु रज्जु और मस्तिष्क दोनों से होता है कि नहीं होता। तो देखो कि ये जो प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं, इन प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो क्या होता है, कंट्रोल होता है, ये मेरु रज्जु और मस्तिष्क दोनों से होता है कि नहीं होता। तो इसमें होता क्या है कि ये जो पोन्स जो है, ये पोन्स क्या करता है कि मेरु रज्जु के पास जो सूचनाएं होती हैं, उन सूचनाओं को कहां तक पहुंचाता है, हाइपोथैलेमस तक पहुंचाता है। कहां तक पहुंचाता है, हाइपोथैलेमस तक। तो एक ही बात याद रखनी है कि पोन्स का कार्य क्या होता है कि यह किसको, सूचनाओं को, साथ के साथ लिख लो भाई, यह सूचनाओं को मेरु रज्जु से कहां तक पहुंचाता है, मेरु रज्जु से हाइपोथैलेमस तक पहुंचाता है। एक बात और याद रखना कि ये जो पोन्स जो होता है, ये पोन्स हमारी जो श्वसन जो दर होती है, क्या होती है, श्वसन दर होती है, उस श्वसन दर को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। श्वसन दर, या ऐसे लिख लो कि श्वसन तंत्र को क्या करता है, बिल्कुल। तो पोन्स का काम होता है कि सूचनाओं को मेरु रज्जु से कहां तक पहुंचा दे, हाइपोथैलेमस तक पहुंचा दे। दूसरा है कि श्वसन तंत्र जो होता है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगर क्वेश्चन आता है कि शरीर में होने वाली श्वसन दर को या श्वसन तंत्र को नियंत्रित करता है, श्वसन तंत्र है वो हमारे शरीर की जैविक क्रिया या अजैविक क्रिया, जैविक अपने आप होती है, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, हमारा कोई क्या नहीं होता, कंट्रोल। तो शरीर की जो सारी की सारी जो अनैच्छिक जो क्रियाएं होती हैं, वो अनैच्छिक क्रिया मस्तिष्क के मेडुला भाग से क्या होती हैं, कंट्रोल। अगर ऑप्शन में मेडुला ओब्लोगेटा ना मिले तो आप क्या कर सकते हो, पोन्स से कर सकते हो। हो गया। नेक्स्ट लिखो, कौन सा था, मेडुला ओब्लोगेटा, तो लिखो मेडुला ओब्लोगेटा 6 नंबर पे। हो गया भाई। मेडुला ओब्लोगेटा, देखो मेडुला ओब्लोगेटा का काम क्या होता है। मेडुला ओब्लोगेटा जो है वो हमारे शरीर में होने वाली अनैच्छिक जो क्रियाएं होती हैं, दो क्रियाएं होती हैं, एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रिया का मतलब तो होता है कि जिनके ऊपर हमारा क्या होता हो, कंट्रोल होता हो, वो क्या होती हैं, ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। मैं बोलूं कि वे क्रियाएं जिनके ऊपर हमारा कोई क्या नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, वो क्रियाएं क्या कहलाएंगी, अनैच्छिक क्रिया। तो उन क्रियाओं का कंट्रोल हमारे द्वारा तो नहीं होगा, लेकिन मस्तिष्क तो कर ही सकता है कि नहीं कर सकता। और मस्तिष्क करता है तो मस्तिष्क का कौन सा भाग करेगा, मेडुला ओब्लोगेटा करेगा। कौन सा करेगा, मेडुला ओब्लोगेटा। तो मेडुला ओब्लोगेटा का काम होता है कि शरीर में होने वाली जो सभी जो अनैच्छिक जो क्रियाएं होती हैं, उनका कंट्रोल कहाँ से होता है, मेडुला ओब्लोगेटा से होता है। जैसे मैं बात करूं कि हमारे शरीर में जो अनैच्छिक जो क्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन अनैच्छिक क्रिया है कि नहीं है, उत्सर्जन, श्वसन दर, ब्लड प्रेशर, हिचकी आना, डकार आना, उबासी आना, ये सारी की सारी कैसी क्रियाएं हैं, छींक आना, खांसी आना, कैसी क्रिया है, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। आएंगी तो आएंगी, इनके ऊपर आपका कंट्रोल है क्या, लेकिन मस्तिष्क के कौन से भाग का कंट्रोल होता है,
मेडुला ओब्लोगेटा का होता है। तो लिखो, हाँ नींद आना, देखो वो तो स्वाभाविक है, शरीर में होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के कौन से भाग से होता है? मेडुला ओब्लोगेटा से होता है। जैसे श्वसन दर, हृदय धड़कन, अरे रुक जाओ ना, रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर, पाचन, उत्सर्जन, हिचकी आना, डकार आना, छींक आना, उबासी आना आदि सारी की सारी कहां से कंट्रोल होती हैं? मेडुला ओब्लोगेटा से होती है। और मैं बोलूं कि आपकी सारी भावनाएं कहां से कंट्रोल होती हैं? नहीं, हाइपोथैलेमस से। कहां से होती हैं? हाइपोथैलेमस से होती है। घर जाके केवल धूप ही करते हो इनके, पढ़ते नहीं हो ना? हाँ, होता क्या है कि वो उम्मीदें ऐसी रहती हैं कि एक बार तो पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना, और फिर जब कभी एग्जाम आएगी तब पढ़ लेंगे आराम से। आता है कि शराब के अधिक सेवन से मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है? अनुमस्तिष्क है वो सर्वाधिक क्या होता है? प्रभावित होता है। परमस्तिष्क जो है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है कि नहीं होता? और परमस्तिष्क के बाद जो बड़ा होता है वो कौन होता है? अनुमस्तिष्क होता है। कौन होता है? अनुमस्तिष्क। मैंने बोला था कि ऐच्छिक जो पेशीय संतुलन जो होता है, ऐच्छिक पेशीय संतुलन किसके द्वारा होता है? जैसे आप सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहे हो, मतलब आपकी पेशियों के ऊपर कंट्रोल है कि नहीं है? पेशियों के ऊपर कंट्रोल है, तो वो काम कौन करेगा? परमस्तिष्क करेगा। कौन करेगा? परमस्तिष्क करेगा। लेकिन आप आए हो क्या करके? राजा जी बन के, ड्रिंक वगैरह कर रखी है, ठीक है, अपने बॉडी का सारा कंट्रोल क्या हो रहा है? विफल हो रहा है। उस समय बॉडी बैलेंस बनाने का काम कौन करेगा? अनुमस्तिष्क, जिसको हम बोलते हैं अनैच्छिक पेशीय संतुलन। क्या बोलते हैं? अनैच्छिक पेशीय संतुलन। और अगर ज्यादा क्या कर लेते हो आप, अल्कोहल शराब का सेवन कर लेते हो, तब परमस्तिष्क भी क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। और फिर आपकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता। फिर आप कहीं पर भी सो रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हम तो बहुत अच्छी जगह क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। तो याद रखना कि शराब के अत्यधिक सेवन से मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है? अनुमस्तिष्क होता है। छोटा दिमाग किसको कहते हैं? अनुमस्तिष्क को कहते हैं। किसको कहते हैं? अनुमस्तिष्क को। जब कोई व्यक्ति क्या करता है, कंटिन्यू अधिक शराब का सेवन करता है, तो एक समय ऐसा आता है कि उसकी बॉडी का जो बैलेंस है वो बिल्कुल क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है, कि वो अब चल नहीं सकता, घूम फिर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। मतलब उसका कौन सा भाग प्रभावित हो गया? अनुमस्तिष्क। वो चल नहीं सकता, घूम नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, मतलब वो क्या हो गया? केवल सोता रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसको हम कहते हैं कि जब अनुमस्तिष्क अगर खराब हो गया तो व्यक्ति है उसका बॉडी का सारा संतुलन क्या हो गया? खराब हो गया। अरे बातें क्यों कर रहे हो? रुक तो जा, वो बात तो मैं तेरे से खुद से पूछूंगा। नेक्स्ट लास्ट क्लास में ये बात मैंने बताई थी, ठीक है, वो बात तो मैं पूछूंगा तेरे से, ठीक है ना। तो देखो कि जब अनुमस्तिष्क क्या हो गया? प्रभावित हो गया। अनुमस्तिष्क प्रभावित हो गया तो जो व्यक्ति है वो चलने में, घूमने में, खड़ा होने में क्या हो गया? विफल हो गया। क्या हो गया? विफल हो गया। कि अब वो घूम फिर नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, वो खड़ा नहीं रह सकता। तो हम कह सकते हैं कि ये अनुमस्तिष्क खराब होने के मतलब कि हमारी जो जिंदगी है वो क्या हो गई? क्या हो गई? ऐसा तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, कि अब हम कोई भी कार्य करने में क्या नहीं है? सक्षम नहीं है। ना घूम सकते, ना चल सकते, ना खड़े हो सकते। तो इस अनुमस्तिष्क को हम कह सकते हैं कि अनुमस्तिष्क वो जीवन का क्या होता है? पेड़ होता है। कि जब तक अनुमस्तिष्क सही है तब तक हमारी बॉडी क्या कर रही है? काम कर रही है। और जब अनुमस्तिष्क क्या हो गया? खराब हो गया, तो हमारी बॉडी क्या नहीं कर सकती? काम नहीं कर सकती।
पैरालाइसिस एक अलग चीज होता है। आगे बात करेंगे तंत्रिकाओं की। किसकी बात करेंगे? तंत्रिकाओं की। तो देखो तंत्रिकाएं जो होती हैं वो मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, अंगों को जोड़ती हैं कि नहीं जोड़ती? तो सारा का सारा जो क्या होगा, सूचनाओं का जो आदान प्रदान होगा वो तंत्रिकाओं के द्वारा होगा कि नहीं होगा? अब उन तंत्रिकाओं के अंदर अगर कोई विकार आ जाता है, विकार का मतलब कोई विकृति हो जाती है, और विकृति हो जाती है तो फिर जो मस्तिष्क है और जो ऑर्गन है उनका क्या हट जाता है, कनेक्शन हट जाता है कि नहीं हट जाता? तो जिस ऑर्गन की तंत्रिकाएं क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, वो ऑर्गन काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है, उसमें कंपन होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, पैरालाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरालाइसिस। तो पैरालाइसिस क्या होता है कि सर कि जिस अंग की तंत्रिकाओं में क्या हो जाता है, विकार हो जाता है, वो अंग कार्य करना बंद कर देता है, उसमें कंपन होना शुरू हो जाता है, उसे हम पैरालाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरालाइसिस। तो लिखो अनुमस्तिष्क में क्या कहते हैं इसे? छोटा दिमाग। क्या कहते हैं इसे? जीवन का पेड़। कि अगर अनुमस्तिष्क क्या हो गया, प्रभावित हो गया, खराब हो गया, तो हम घूमना फिरना चलना खड़ा होना कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जीवन का पेड़ कहा जाता है। और कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है कि शारीरिक संतुलन का क्या करना, नियंत्रण करना। और नीचे नोट लगा के लिखोगे हाँ अभी क्या बोल रहा था तो कि सर बड़ा दिमाग किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? परम मस्तिष्क को। आकार में बड़ा होता है, सारे के सारे अच्छी अच्छी जो गतिविधियां जो हैं, जो आपका क्या बताती हैं, व्यक्तित्व तो बताती है, और वो कहाँ से कंट्रोल होती है? परम मस्तिष्क से। आप बोलते हो ना कि इसकी तो बुद्धि खराब है, बुद्धि खराब नहीं, उसका परम मस्तिष्क खराब है, ठीक से विकसित नहीं हुआ होगा, सही ठीक से काम नहीं कर रहा होगा, इसलिए वो गलत क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, तब बोलते हैं इसकी बुद्धि क्या है, खराब। और कोई बोलेगा कि यार बुद्धिमान व्यक्ति है, इसका मतलब क्या है कि वो अच्छे अच्छे कार्य कर रहा है, और अच्छे अच्छे कार्य कर रहा है मतलब उसका जो क्या है, परम मस्तिष्क है, वो क्या है, विकसित है, ओके है, बिल्कुल सही क्या कर रहा है, काम कर रहा है। लिखो नोट में। हाँ देखो वो मैंने बात बताई थी, अगर खर्चा ज्यादा लग रहा हो और अगर अपनी जेब के ऊपर क्या हो रही हो, दिक्कत हो रही हो, तो आप आराम से क्या लिख सकते हो, विशेष। जितना काम ये करेगा उतना काम ही ये करेगा, ठीक है ना। लिखो शराब के अत्यधिक सेवन से, शराब के अत्यधिक सेवन से अनुमस्तिष्क, शराब के अत्यधिक सेवन से अनुमस्तिष्क सर्वाधिक प्रभावित होता है। लड़कियां आज ये बात बोल रही हैं कि सर इतना खर्चा मत करवाया करो, वो कभी ध्यान तो नहीं देती खर्चे पे। हाँ लड़के सोचते हैं खर्चे के बारे में, तो भाई इतना खर्च हो गया, इतना हो गया, हाँ ठीक है ना। लिख लिया भाई, याद रखना है। कोई ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना, बिल्कुल नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आपको बताए भी दिए ऑलरेडी, अब दोबारा से भी बता रहा हूँ। बताओ भूख प्यास के केंद्र मस्तिष्क के कौन से भाग में होते हैं? भूख प्यास के केंद्र मस्तिष्क के कौन से भाग में होते हैं? हाँ भाई पीछे, भूख प्यास के केंद्र मस्तिष्क के कौन से भाग में होते हैं? भूख प्यास के केंद्र, क्या आपको भूख प्यास का अनुभव? परम ना, हाइपोथैलेमस। कहां से? हाइपोथैलेमस। बताओ शरीर की तापमापी ग्रंथि किसको कहते हैं? हाइपोथैलेमस। सुपरमास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? हाइपोथैलेमस। किसको कहते हैं? हाइपोथैलेमस। आपका सोचना, समझना, तर्क करना, एकाग्र होना, आपकी यादाश्त मस्तिष्क के कौन से भाग से कंट्रोल होती हैं? परम मस्तिष्क से क्या होती हैं? कंट्रोल होती हैं। कहां से कंट्रोल होती हैं? परम मस्तिष्क से। सूंघने का संबंध, या फिर मैं बोलूं कि स्वाद का अनुभव, या मैं बोलूं कि सर्दी गर्मी का अनुभव कहां से होता है? थैलेमस भाग से होता है। कहां से होता है? थैलेमस। देखने और सुनने के जो केंद्र होते हैं मस्तिष्क के कौन से भाग में होते हैं? मध्य मस्तिष्क में। बोलो ना, मध्य मस्तिष्क में। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या होती है? संरचना होती है, ठीक है। हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं कौन से भाग से कंट्रोल होती हैं? अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला ओब्लोगेटा। शारीरिक रूप से यहाँ बैठे हो लेकिन मानसिक रूप से कहीं और हो। जय बोलो भोलेनाथ की, है ना, ठीक है ना। दिमाग बाहर जा रहा है, सोमवार का व्रत करके आए हो ना सारे के सारे, हाँ इसीलिए।
चलो इसके बाद लिखो मेरू रज्जु। मेरू रज्जु स्पाइनल कॉर्ड, मेरू रज्जु स्पाइनल कॉर्ड, दोनों बताओगे आप अब खड़ी होके, ठीक है ना। हाँ, कमी बातें कर रही हो आज की क्लास में तो आप, ठीक है ना। हाँ, तो अब दोनों का नंबर कभी भी आ सकता है। यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं, 2 मिनट का समय दिया जाएगा आपको यहाँ आने का, और फिर आप तो देखो मेरू रज्जु, मैं बोलूं कि मेरू रज्जु है वो कौन से तंत्रिका तंत्र का भाग होता है? मेरू रज्जु कौन से तंत्रिका तंत्र का भाग होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। किसका भाग होता है? केंद्रीय। अरे मस्तिष्क मेरू रज्जु दोनों किसके भाग होते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। अब बात ये आती है कि सर मेरू रज्जु होता क्या है? तो मेरू रज्जु क्या होता है कि आपने नाम सुना है रीढ़ की हड्डी, बैकबोन सुना है कि नहीं होता? तो ये जो रीढ़ की जो हड्डी होती है इसके अंदर एक तार जैसी क्या होती है? संरचना होती है, और वो तार जैसी जो संरचना है वही क्या कहलाती है? मेरू रज्जु कहलाती है। और ये तार जैसी जो संरचना है मेरू रज्जु है, ये मस्तिष्क के कौन से भाग से जुड़ी होती है? तो मस्तिष्क के मेडुला भाग से जुड़ी होती है। कौन से भाग से जुड़ी होती है? मेडुला, और जिसको आप क्या बोलते हो? मेडुला ओब्लोगेटा बोलते हो। तो लिखो रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में तार जैसी संरचना, रीढ़ की हड्डी में तार जैसी संरचना जो मस्तिष्क के मेडुला भाग से, जो मस्तिष्क के मेडुला भाग से निकलती है। लंबाई होती है इसकी 42 से 45 सेंटीमीटर होती है। बाहरी आवरण, मस्तिष्क का बाहरी आवरण क्या कहलाता था भाई? मेनिंज, और इसका बाहरी आवरण भी क्या कहलाता है? मेनिंज कहलाता है। मेनिंज का मतलब कितनी झिल्लियां होंगी? 3 झिल्लियां। 3 कौन कौन सी? DAP। डी का मतलब है ड्यूरामीटर, ए का मतलब है अरेकनोइड, पी का मतलब है पायरोमीटर। तो देखो कि जो मेरू रज्जु है इसके बाहर भी 3 झिल्लियों का आवरण होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? मेनिंज बोलते हो। क्या बोलते हो? मेनिंज बोलते हो। फिर देखो कि मेरू रज्जु का जो कार्य होता है, मेरू रज्जु का कार्य क्या होता है कि हमारे शरीर में होने वाली जो क्या होती हैं, प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती हैं, उन प्रतिवर्ती क्रियाओं पर क्या करता है? कंट्रोल करता है। अकेला नहीं कर सकता, किसकी सहायता से? मस्तिष्क की सहायता से। तो इसका काम होता है कि शरीर में होने वाली प्रतिवर्ती क्रियाओं पर मस्तिष्क की सहायता से क्या करना? नियंत्रण करना। कि प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। कौन करता है? मेरू रज्जु। किसकी सहायता से? मस्तिष्क की सहायता से। हमारे शरीर के अंदर जो सामान्य क्रियाएं हो रही हैं उन पर कौन करेगा? मस्तिष्क कर लेगा। लेकिन जो प्रतिवर्ती जो क्रियाएं हो रही हैं उन पर मेरू रज्जु करेगा, अकेला नहीं करेगा। किसकी सहायता से? मस्तिष्क की सहायता से। अब दिमाग में ये आती है कि सर प्रतिवर्ती क्रिया होती क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया होती क्या है? बताएगा कोई प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? पहली क्लास में ही बताई थी मैंने। प्रतिवर्ती क्रिया वो तो कार्य प्रणाली हो गई, वो तो कंट्रोल की कार्य प्रणाली हो गई। अरे प्रतिवर्ती क्रिया मैंने नहीं बताई थी कि शरीर में होने वाली ऐसी क्रिया जिसके प्रति हम बिना सोचे क्या देते हैं? प्रतिक्रिया देते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। ये गर्म थी, मैं आया, मैंने हाथ रख दिया, गर्म लगते ही मैंने क्या कर लिया? क्या मैंने यहाँ सोचने समझने का टाइम लिया है क्या? नहीं लिया। मैं यहाँ से निकलता हूँ, बाहर तेज क्या है? धूप है, और जैसे ही तेज धूप है तो मेरी आंखें
क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। अभी बाहर से मिठाई आई और मिठाई आते ही आपके मुंह में क्या आ गई, लार आ गई। मतलब क्या है कि ऐसी क्रियाएं जो क्या है हमारे शरीर में हो रही है और हमारा शरीर उनके प्रति बिना सोचे समझे क्या दे रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। और प्रतिवर्ती की क्रिया की खोज करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम है मार्शल हॉल। क्या नाम है, मार्शल हॉल। तो आगे लिखो, नोट तो नहीं लगवाऊंगा, खर्चा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, तो स्टार लगा लो और लिखो प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स रिएक्शन की प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। शरीर में होने वाली वे क्रियाएं जिनके प्रति हमारा शरीर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देता है, क्या कहलाती हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती हैं। जैसे तेज धूप में आंखों की पुतलियों का क्या होना, बंद होना। भोजन को देखकर मुंह में क्या आना, लार आना। पैर में कांटा लगने पर पैर का अचानक से ऊपर उठना, गर्म सतह पर हाथ के रखे जाने पर हाथ का अचानक से हटना। ये सारी की सारी क्रियाएं कैसी हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। कहां से कंट्रोल होंगी, मेरुरज्जु और मस्तिष्क दोनों से क्या होती हैं, कंट्रोल होती है। और पूछे कि प्रतिवर्ती क्रिया की खोज करने वाला कौन था, तो कौन था, मार्शल हॉल था। खोजकर्ता, और खोजकर्ता कौन है, मार्शल हॉल है, कि प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज करने वाला मार्शल हॉल है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, समझ गए क्या। अगर कोई आपको क्या कर रहा है, चूंटी काट रहा है, तो एकदम से आप क्या हो गए, दूर हटोगे कि नहीं हटोगे, तो वही वाली बात है। अगर कोई आपके दाएं गाल पर क्या दे रहा है, अचानक से थप्पड़, तो आप उसके बाएं पे क्या कर रहे हो। ये ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो सामने वाले की क्या होती है, हिम्मत देखी जाती है। हाँ, लिख लिया भाई। अब देखो एक चीज मैं आपसे पूछूं कि ये गर्म थी, मैंने हाथ रखा, हाथ रखते ही सूचना किधर को गई, मेरुरज्जु से मस्तिष्क तक गई कि नहीं गई, और वहां से दोबारा से सूचना यहां तक आई कि नहीं आई। ये काम कितनी फास्ट हुआ, बहुत ही फास्ट होता है कि नहीं होता। इस काम को हम क्या कहते हैं कि देखो कि जो तंत्रिकाएं जो थी, उन तंत्रिकाओं से सूचना गई थी और उन्हीं तंत्रिकाओं से सूचना वापस आई थी कि नहीं आई थी, तो उसको हम बोलते हैं तंत्रिका आवेग की गति। क्या बोलते हैं, तंत्रिका आवेग की गति। और तंत्रिका आवेग की जो गति होती है वो कितनी होती है, तो तंत्रिका आवेग की गति होती है 130 मीटर पर सेकंड। इससे ज्यादा भी हो सकती है, 200 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है। यानी कि हमारे शरीर में सूचनाओं का जो क्या होता है, जो आदान प्रदान जो होता है, गमन जो होता है, वो तंत्रिकाओं में कितना होता है,
कि सर 130 मीटर क्या हो जाती हैं सूचनाएं पहुंच जाती हैं कितनी देर में, 1 सेकंड में। इसलिए जो सारी की सारी जो प्रतिवर्ती जो क्रिया हैं या जो सामान्य क्रिया हैं वो बहुत ही क्या हो जाती हैं, जल्दी हो जाती हैं। तो लिखो तंत्रिका आवेग की गति। तंत्रिका आवेग की गति और कितनी होती है, 130 मीटर पर सेकंड। अब देखो ये जो तंत्रिकाएं जो हैं, इन तंत्रिकाओं में सूचनाओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, सूचनाओं का गमन होता है कि नहीं होता। और इन सूचनाओं के गमन के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं। अगर हमारे शरीर में उन तत्वों की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो ये तंत्रिका आवेग जो है वो क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। और उसकी अगर मैं बात करूं तो वो कौन कौन से होते हैं, तो नाम सुना होगा आपने सोडियम और पोटेशियम, कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो हमारे शरीर में तंत्रिका आवेग के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो लिख लो तंत्रिका आवेग के लिए आवश्यक तत्व एक तो कौन सा होता है आपका, सोडियम, सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na, और दूसरा कौन सा होता है, पोटेशियम, और पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, तो पोटेशियम का प्रतीक होता है K। ये दोनों क्या है, दोनों तंत्रिकाओं में सूचनाओं के आवागमन के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। बताओ भाई, मैंने बोला था शुरुआती स्तर पे कि तंत्रिका जो होती है, तंत्रिकाओं का काम क्या होता है, तंत्रिका जो है तंत्रिकाओं का काम क्या होता है, ये अंग है मान लो, यहां से सूचना ले जाने वाला और मस्तिष्क से सूचना लाने वाला। तो इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है कि सर ये जो होती हैं इनका काम होता है कि तंत्रिकाएं जो हैं, ये तंत्रिकाएं सूचनाओं का क्या करती हैं, आदान प्रदान करती हैं, सूचनाओं का क्या करती हैं, आदान प्रदान करती है। तो देखो कि ये जो तंत्रिकाएं जो हैं ये कार्य के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं, क्योंकि इनका कार्य ही क्या है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, तो ये कार्य के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। और 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं, तो पहले लिख लो कि जो तंत्रिकाएं जो हैं वो किसके आधार पर, कार्य के आधार पर, और कार्य के आधार पर कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। और 3 प्रकार की कौन कौन सी, तो एक तो हो गई ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है ना। हाँ, अब देखो एक का नाम है संवेदी, क्या नाम है, संवेदी। इसको आप क्या बोल सकते हो, अभिवाही, क्या बोल सकते हो, संवेदी या अभिवाही तंत्रिका। दूसरी कौन सी है, प्रेरक, जिसको आप क्या बोल सकते हो, चालक, और जिसको आप क्या बोल सकते हो, अपवाही तंत्रिका। और एक होती है जो दोनों का काम करती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रित तंत्रिका बोलेंगे। अब आप खुद बता सकते हो, लिखाया हुआ भी है कि संवेदी जो क्या है तंत्रिका है वो किसे कहेंगे, संवेदी तंत्रिका किसको कहेंगे। सबसे पहले हमने लिखा था ना तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली, वहां पर लिखवाया भी था मैंने, संवेदी तंत्रिका किसको कहेंगे। हाँ, कि जो संवेदी अंग से सूचना को कहां तक पहुंचाए, मस्तिष्क मेरुरज्जु तक पहुंचाए, वो तो क्या कहलाएगी, संवेदी कहलाएगी। लेकिन वे तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क मेरुरज्जु से सूचनाएं कहां तक लेकर आएंगी, संवेदी अंग तक लेकर आएंगी, वो क्या हो जाएंगी, प्रेरक हो जाएंगी। और ऐसी तंत्रिकाएं जो सूचनाओं को ले जाने का काम भी करती हैं और लाने का काम करती हैं, वो क्या कहलाएंगी, मिश्रित कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, मिश्रित। तो कार्य के आधार पर तंत्रिका कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। एक कौन सी हो गई, संवेदी को ही क्या बोल सकते हो, दूसरी कौन सी है, इसको ही क्या बोल सकते हो, इसको ही क्या बोल सकते हो, और एक कौन सी हो गई, मिश्रित। मिश्रित का मतलब मिश्रण, जो दोनों का मिश्रण, यानी कि जो दोनों का काम क्या कर सकती है, अकेली कर सकती है, वो क्या कहलाएगी, मिश्रित कहलाएगी। ये तो किसके आधार पर हो गई, कार्य के आधार पर। अब बात ये आती है कि उत्पत्ति के आधार पर जो क्या होती है तंत्रिका होती है वो कितने प्रकार की होती हैं। उत्पत्ति का मतलब उत्पन्न होने के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार पर ये होती हैं 2 प्रकार की। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की।
उत्पत्ति के आधार पर तंत्रिका, और ये कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। और 2 प्रकार की कौन कौन सी? एक तो ये वाली और एक ये वाली। अब देखो बिल्कुल इजी है। एक का नाम तो क्या है? कपालीय तंत्रिका, और एक का नाम क्या है? मेरुरज्जीय तंत्रिका। कपालीय जो तंत्रिका है इसका संबंध किससे होता है? मस्तिष्क से। किससे होता है? मस्तिष्क से। याद रखना कि मस्तिष्क के ऊपर क्या होता है? कपाल। तो कपालीय तंत्रिकाओं का संबंध किससे होगा? मस्तिष्क से। और मेरुरज्जीय तंत्रिका का संबंध किससे होगा? मेरुरज्जु से होगा। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कपालीय जो तंत्रिकाएं होती हैं वो कितनी जोड़ी होती हैं? तो कपालीय तंत्रिका कितनी जोड़ी होती हैं? 12 जोड़ी। मतलब क्या कह सकते हो आप? 24 कह सकते हो। और जो मेरुरज्जीय जो तंत्रिका होती हैं वो कितनी होती हैं? 31 जोड़ी होती हैं, जिसको आप क्या कह सकते हो? 62 कह सकते हो कि नहीं कह सकते? तो आप ये बोल सकते हो कि कुल जो तंत्रिकाएं जो होती हैं वो कितनी होती हैं? तो कुल तंत्रिकाएं जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 31, और ये 12 कितनी हो गई? 31 12 कितनी हो जाएंगी भाई? 43 हो गई। और 43 दूनी कितनी हो गई? 86। तो कुल तंत्रिकाएं कितनी हो गई? 86। लिख लो। कुल तंत्रिकाओं की संख्या। वैसे पूरे शरीर में तंत्रिकाओं का क्या होता है? जाल। लेकिन जो विशिष्ट जो होंगी, विशिष्ट का मतलब काम करने वाली जो होंगी, वो कितनी होंगी? 86। 86 को कितने भागों में बांट दिया? 2 में। एक कपाल वाली और एक मेरुरज्जु वाली। कपाल वाली कितनी? 12 जोड़ी। और मेरुरज्जु वाली कितनी? 31 जोड़ी। 12 जोड़ी का मतलब 24, और 31 जोड़ी का मतलब 62। और 24 और 62 कितनी हो गई? 86 हो गई। आ गई क्या बात समझ में? आ गई क्या? नींद आ रही है क्या? नहीं आ रही? तो लिखो फिर आगे। हाँ लिखो। शरीर की सबसे छोटी, शरीर की सबसे छोटी कपालीय तंत्रिका, शरीर की सबसे छोटी कपालीय तंत्रिका, नाम लिखना ट्रोक्लियर। लिखना आता है क्या? हाँ। नहीं लिखना आता है क्या? अच्छा। ट्रोक्लियर, शरीर की सबसे छोटी कपालीय तंत्रिका। लिख दिया ट्रोक्लियर। दूसरी लाइन में लिखो चीटिंग कर रखी है तूने यार, इसको थोड़ा सा इधर कर देना। हाँ लिखो। शरीर की सबसे बड़ी, शरीर की सबसे बड़ी, ऊपर करो थोड़ा सा। वेरी गुड। हाँ रहने दो भैया। हाँ। शरीर की सबसे बड़ी कपालीय तंत्रिका, नाम लिखो वेगस। वेगस, वेगस। हाँ अब मैं मैकेनिक तो हूं नहीं। अरे साइंस इससे कोई काम नहीं देगी। 4 साल की मैकेनिक इंजीनियरिंग अलग होती है, ये उपकरणों को ठीक करने वाली, ठीक है ना? वो तो अपने पास है ही नहीं। हाँ क्या सबसे बड़ी, शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका, शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका, और नाम लिखो साइटिका। साइटिका। और कोष्टक में क्या लिखोगे? मेरुरज्जीय। कहाँ की होती है ये? मेरुरज्जु की। कपाल वाली में, मेरुरज्जु वाली में सबसे क्या होती है? बड़ी होती है। और सबसे छोटी पूछे तो कौन सी है? ट्राक्लियरी है, जो कहाँ की होती है? कपाल की। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई? तंत्रिका हो गई। पता नहीं चला कि तंत्रिका हो भी गई? दोबारा से सुन लो। तंत्रिका है उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? कपाल वाली, मेरुरज्जु वाली। कपाल वाली की संख्या कितनी?
12 जोड़ी 24, मेरुरज्जु वाली 31 जोड़ी कितनी 62, कुल तंत्रिकाएं कितनी 86, कुल तंत्रिकाएं कितनी, शरीर की सबसे बड़ी साइटिका नहीं पूछ रहा मैं, कपाल वाली नहीं पूछ रहा, मतलब ये पूछ रहा हूं शरीर की सबसे बड़ी साइटिका, सबसे छोटी ट्रोक्लियर। अगर आपको कपाल वाली में फिर छोटी बड़ी पूछे तो कौन सी बताओगे, कपाल वाली सबसे छोटी ट्रोक्लियर, सबसे बड़ी वेगस। मेरुरज्जु की लंबाई 42 से 45 क्या होती है सेंटीमीटर। मेरुरज्जु का काम क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं को क्या करना, कंट्रोल करना, किसकी सहायता से, मस्तिष्क की सहायता से। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, कि शरीर में होने वाली ऐसी क्रियाएं जिनके लिए हम बिना सोचे समझे क्या करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, वो क्या कहलाती हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। खोज करने वाला कौन था, मार्शल हॉल था। कौन था, मार्शल हॉल था। कार्य के आधार पर तंत्रिका कितने प्रकार की, कौन कौन सी, संवेदी, प्रेरक, मिश्रित। संवेदी का काम क्या होता है, संवेदी अंग से सूचनाओं को कहां तक पहुंचाना, मस्तिष्क मेरुरज्जु तक पहुंचाना। प्रेरक का काम क्या होता है, कि प्रेरित तो दोनों ही कर रही है, मस्तिष्क मेरुरज्जु से संवेदी अंगों तक सूचनाओं को वापस लेकर आना। और मिश्रित का काम क्या होता है, दोनों का काम करना, कि सूचनाओं को मस्तिष्क तक भी ले जाना और मस्तिष्क से वापस कहां तक लेकर आना, संवेदी अंग तक लेकर आने का काम होता है। आगे इतनी बात समझ में, आगे लिखो। अब तो लगवा दूं क्या, हाँ अब तो लगवा देता हूं नोट। अब देखो हमने क्या बोला था कि तंत्रिका जो तंत्र होता है, उस तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक जो क्रियात्मक इकाई होती है वो क्या होती है, न्यूरॉन होती है। क्या होती है, न्यूरॉन होती है। तो क्वेश्चन आता है कि जो न्यूरॉन जो है उस न्यूरॉन के मुख्य भाग कितने होते हैं, न्यूरॉन जो होता है उस न्यूरॉन के मुख्य भाग कितने होते हैं। तो जो न्यूरॉन जो होता है उस न्यूरॉन के मुख्य भाग कितने होते हैं, तो मुख्य भाग होते हैं 3। और 3 जो भाग होते हैं वो कौन कौन से, तो वही 3 भाग कौन कौन से, ये वाले, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है। अब देखो एक जो भाग होता है उसको बोलते हैं डेंड्रोन। क्या बोलते हैं, डेंड्रोन बोलते हैं। एक जो भाग होता है उसको बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं, साइटोन। और एक जो भाग होता है उसको बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं, एक्सोन। कि जो न्यूरॉन है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। 3 भाग कौन कौन से हैं, एक का नाम है डेंड्रोन, एक का नाम है साइटोन और एक का नाम क्या है, एक्सोन है। एक का नाम क्या है, एक्सोन है। हिंदी में बोलते हैं दुर्मास्य। डेंड्रोन को क्या बोलते हैं, दुर्मास्य। साइटोन को क्या बोलते हैं, कोशिका, कोशिकाएं। एक्सोन को क्या बोलते हैं, तंत्री काक्ष। क्या बोलते हैं, तंत्री काक्ष बोलते हैं। अब ये न्यूरॉन जो है, ये न्यूरॉन आपस में क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे कि नहीं होंगे। एक जो न्यूरॉन है वो दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होगा कि नहीं होगा। तो एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन के साथ क्या होता है, जुड़ता है। और जिस स्थान पर जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। यानी सिनेप्स क्या होता है, तो सिनेप्स होता है 2 न्यूरॉन के मध्य आपसी संबंध। तो लिखना इसको कि 2 न्यूरॉन के बीच का, 2 न्यूरॉन के बीच का आपसी संबंध, 2 न्यूरॉन के बीच का आपसी संबंध सिनेप्स, और कोष्टक में लिखना कर्मानुकुंचन कहलाता है। कि 2 न्यूरॉन के मध्य आपसी संबंध, आपसी संबंध का मतलब जहां पर जुड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में क्या बोलोगे, कर्मानुकुंचन बोलोगे। क्या बोलोगे, कर्मानुकुंचन बोलोगे। अब देखो कि ये जो सिनेप्स है इसका निर्माण कहाँ होता है,
तो इस सिनेप्स का निर्माण कहाँ होता है एक बार देखना। मैं ये बोलूं कि इस प्रकार से क्या होता है आपका तंत्रिकाक्ष होता है। क्या होता है? तंत्रिकाक्ष होता है। इस तंत्रिकाक्ष में देखो कौन कौन सी जगह, इस वाली जगह को तो आप क्या बोलोगे? साइटोन बोलोगे। क्या बोलोगे? साइटोन। ये जो क्या निकले होते हैं, सिरे जो निकले हुए होते हैं, इनको आप बोलते हो डेंड्रोन। क्या बोलते हो? डेंड्रोन बोलते हो। इनको क्या बोलोगे आप? डेंड्रोन बोलोगे। इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर ये कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य होता है, बीचों बीच क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। अब देखो इसको डेंड्रोन क्या बोलेंगे? डेंड्रोन बोलेंगे। और ये जो होता है इसको आप बोलोगे एक्सोन। क्या बोलोगे? एक्सोन बोलोगे। तो अब ये एक्सोन जो है, इस एक्सोन की मैं यह बात करूं तो ये जो होते हैं इनको बोलते हैं अपन एक्सोन के सिरे। क्या बोलते हैं? एक्सोन के सिरे बोलेंगे। तो अब एक न्यूरॉन तो ये हो गया, और ऐसा ही दूसरा न्यूरॉन होगा कि नहीं होगा? तो देखो कि ये तो क्या है? एक्सोन है। इस एक्सोन के कौन से सिरे हो गए? अंतिम सिरे हो गए। एक्सोन इधर से ये इधर तक, ठीक है। और दूसरा जो क्या आएगा, न्यूरॉन जो आएगा, उसके ये डेंड्रोन है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे? जुड़ेंगे। इसका मतलब कि यहाँ पर किसका निर्माण होता है? तो यहाँ पर ही सिनेप्स का क्या होता है? निर्माण होता है। तो आपको पूछ ले कि सिनेप्स का निर्माण कहाँ होता है? तो सिनेप्स का निर्माण होता है कि एक जो न्यूरॉन है उसके डेंड्रोन दूसरे न्यूरॉन के एक्सोन के अंतिम सिरे से क्या होते हैं? जुड़ते हैं, और किसका निर्माण करते हैं? सिनेप्स का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? सिनेप्स का। तो इस बात को लिख लो आप कि एक न्यूरॉन का डेंड्रोन, एक न्यूरॉन का डेंड्रोन दूसरे न्यूरॉन के एक्सोन के अंतिम सिरे के साथ भौतिक संपर्क के रूप में जुड़कर सिनेप्स का निर्माण करता है। सिनेप्स का निर्माण करता है। कि आपको पूछ ले कि सिनेप्स का निर्माण कहाँ होता है, तो क्या बताओगे? कि एक तो न्यूरॉन है उसका डेंड्रोन, और दूसरे न्यूरॉन का क्या है? एक्सोन। जिस स्थान पर जुड़ेंगे वहां पर किसका निर्माण हो जाएगा? सिनेप्स का निर्माण हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? ये तो एक्सोन के अंतिम सिरे हो गए, और इधर से मान लो कि ये आ गया कोई डेंड्रोन, ये दूसरा आ गया, तो ये जुड़कर किसका निर्माण कर रहे हैं? सिनेप्स का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण? सिनेप्स का। मैं आपको बोलूं कि दो हड्डियां जिस स्थान पर जुड़ती हैं उसे आप क्या कहते हो? दो हड्डियां जिस स्थान पर जुड़ती हैं उसे क्या कहते हो? लिगामेंट। कहते हो कि नहीं कहते? कि अरे ओए दीवार मत कूद, नहीं तेरे लिगामेंट क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? कि जो हड्डियां जो है, हड्डियां जहां पर जुड़ती हैं उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। हड्डी से पहले कौन टूटता है? लिगामेंट। क्योंकि हड्डियों की तुलना में लिगामेंट क्या होता है? कमजोर होता है। तो दो हड्डियों का जोड़ तो क्या कहलाएगा? लिगामेंट। हड्डी जो होती है उसके ऊपर मांसपेशी होती है कि नहीं होती? तो हड्डी और मांसपेशी जिस स्थान पर जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? उसे टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन। और जहां पर दो न्यूरॉन जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। तीनों बात याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी? दो हड्डियों का जोड़ क्या कहलाता है? लिगामेंट। एक हड्डी और एक मांसपेशी का जोड़ क्या कहलाता है? टेंडन। क्या कहलाता है? और दो न्यूरॉन का जो क्या होता है? जोड़ होता है, वो क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सिनेप्स। तीनों चीजें याद रहेंगी कि नहीं याद रहेंगी? हो जाएंगी क्या? ठीक है। इसके बाद में देखो अब कौन सा बचा है आपका? तो अब आपका बचा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है उसको कितने भागों में बांट दिया था? दो भागों में। दो भाग कौन कौन से?
एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला कौन सा था? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और एक दूसरा कौन सा था? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र था। तो देखो दोनों में क्या अंतर है? दोनों में इतना ही अंतर है कि अनुकंपी तंत्रिका जो तंत्र है वो तो कब सक्रिय होता है, और परानुकंपी जो तंत्रिका तंत्र है वो कब सक्रिय होता है। मान लो आपके ऊपर कोई क्या आ गई, अचानक से समस्या आ गई। क्या आ गई? समस्या। कि हमारे ऊपर अचानक से कोई क्या आ गई, समस्या आ गई, तो हमारे शरीर का कौन सा तंत्र सक्रिय होगा? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या होगा? सक्रिय होगा। और हमारे शरीर में कैसे परिवर्तन लाएगा? अनैच्छिक परिवर्तन लाएगा। जैसे कोई भी समस्या आपके सामने आती है तो आपके पसीना क्या हो जाता है? तेज होता है। पसीने का सीक्रेशन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? भूख प्यास क्या हो जाती है आपकी? बंद हो जाती है। भूख प्यास बंद हो गई मतलब आपके लार का निर्माण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मूत्र की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बार बार क्या लगता है? यूरिन लगता है। जब आपके सामने कोई समस्या आती है तो ये सारी की सारी घटनाएं होती हैं कि नहीं होती? आपकी हृदय धड़कन तेज होती है कि नहीं होती? आपका ब्लड प्रेशर तेज होता है कि नहीं होता? तो ये हमारे अनैच्छिक परिवर्तन है कि नहीं है? तो ये अनैच्छिक परिवर्तन करवाने का काम कौन करता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करता है कि जब हमारी समस्या का क्या हो गया? समाधान हो गया। तो हमारी समस्या का समाधान हो गया तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या होगा? सक्रिय होगा। और ये जो अनैच्छिक जो परिवर्तन हुए थे इनको क्या कर देगा? सामान्य कर देगा। क्या कर देगा? सामान्य। दोबारा से आपको भूख प्यास लगना शुरू हो जाएगी। दोबारा से आपके लार का सीक्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाएगा। हृदय धड़कन क्या हो जाएगी? सामान्य हो जाएगी। पसीने का सीक्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यूरिन का सीक्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो लिखो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। लिखो भाई अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। कंप्लीट हो जाएगा फिर आज, और कल आते ही मैं आपको पूछ लूंगा ये जो तंत्रिका तंत्र है पूरा। लिखो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। और दूसरा कौन सा है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कब सक्रिय होता है? जब हमारे सामने कोई आपातकालीन क्या होती है? परिस्थिति होती है, कोई समस्या होती है। तो इसमें लिखो आपातकालीन परिस्थितियों के समय सक्रिय होकर शरीर में अनैच्छिक परिवर्तन करवाना किसका कार्य है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का कार्य है। और इसमें लिखना अनैच्छिक परिवर्तन कौन कौन से? तो जैसे लिखो हृदय धड़कन का बढ़ना अनैच्छिक परिवर्तन है। आपके न चाहते हुए भी धड़कन क्या हो रही है? तेज हो रही है। हृदय धड़कन का बढ़ना। दूसरा लिखो रुधिर दाब का बढ़ना। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे आपके सामने कोई परिस्थिति होती है ऐसी संकटकालीन आपातकालीन, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लिखो लार का स्रावरण सीक्रेशन। लार का स्रावरण कम होना। और लार कम स्रावित हो रही है मतलब आपको क्या नहीं लग रही? भूख। तो अगला लिखो भूख प्यास का बंद होना। तो कोई भी आपातकालीन परिस्थिति होती है तो क्या भूख प्यास लगती है क्या? लगती है क्या? मुंह से बोलो ना। नहीं लगती। नहीं लगती। भूख प्यास का क्या होना? बंद होना। लिखो पसीने का स्रावरण बढ़ना। पूरा शरीर पसीने पसीने हो जाता है कि नहीं होता?
अगला लिखो, मूत्र की सांद्रता बढ़ जाना। आपातकालीन परिस्थितियां होती हैं तो व्यक्ति को बार बार क्या आता है, यूरिन आता है। हृदय धड़कन का बढ़ना लिखा दिया। और भी आपको कोई ऐसा लगे कि अनैच्छिक परिवर्तन हो रहा है तो वो कौन करवा रहा है, अनुकंपी। कि आपके न चाहते हुए आपके शरीर में कोई परिवर्तन हुआ है, किसके कारण, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब लिखो प्रानुकंपी। आपातकालीन परिस्थितियों के सामान्य होने पर सक्रिय होकर अनैच्छिक परिवर्तनों को क्या करना, सामान्य करना। जैसे ये जो आपने लिखे हैं इनका क्या कर दो, अपोजिट कर दो। क्या कर दो, अपोजिट। पहला लिखो, हृदय धड़कन का सामान्य होना। हृदय धड़कन का सामान्य होना। पहले सोचे भी ज्यादा हृदय क्या हो रहा था, धड़क रहा था। अब सामान्य हो गया, 70-72 आ गया भाई, ठीक है ना। हाँ, तो हृदय धड़कन का क्या होना, सामान्य होना। दूसरा लिखो, रुधिर दाब का सामान्य होना। रुधिर दाब का सामान्य होना। तीसरा लिखो, लार का स्रावरण बढ़ना। लार का सीक्रेशन बढ़ेगा मतलब भूख प्यास भी लगेगी। लार का स्रावरण बढ़ना। अगला लिखो, भूख प्यास का लगना। भूख प्यास का लगना। यूरिन का सामान्य स्रावरण होना। यूरिन का सामान्य स्रावरण होना। और लिखो, पसीने की सांद्रता सामान्य होना। एक का काम तो क्या है, अनैच्छिक परिवर्तन करवाना, और एक का काम क्या है, अनैच्छिक परिवर्तनों को सामान्य करना। अनैच्छिक परिवर्तन कब होंगे, मतलब अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कब सक्रिय होगा, जब हमारे सामने कोई क्या होगी, आपातकालीन परिस्थिति होगी, संकट वाली क्या होगी परिस्थिति। और जैसे ही वो परिस्थिति क्या हो जाएगी, टल जाएगी, उसके बाद में कौन सक्रिय होगा, प्रानुकंपी। और वो क्या कर देगा, जो अनैच्छिक जो परिवर्तन हुए थे उनको क्या कर देगा, सामान्य कर देगा। क्या कर देगा, सामान्य कर देगा। लिखो इसके बाद में, मस्तिष्क की जांच। कि मस्तिष्क की कौन कौन सी जांच होती है, मस्तिष्क की जांच कौन कौन सी होती है। नाम सुना है आपने, सीटी स्कैन। मस्तिष्क का भी होता है और भी अंगों का होता है, ठीक है। सीटी स्कैन पूरा नाम, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। एमआरआई सभी अंगों की होती है लेकिन मस्तिष्क की भी होती है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और नाम सुना है EEG।
इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राम या ग्राफ। जिस उपकरण से ईईजी की जाती है वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम कहलाएगा। और जो रिपोर्ट जो छपकर आती है उसको क्या बोलेंगे? ग्राफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्राफ बोलेंगे। जैसे होता है ना ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, किसकी जांच होती है? हृदय की। और ईईजी किसकी जांच होती है? मस्तिष्क की। किसकी होती है? मस्तिष्क की होती है। लिख लिया? तो मस्तिष्क की कौन कौन सी जांच? सीटी स्कैन मस्तिष्क की जांच है, और भी अंगों की होती है। एमआरआई मस्तिष्क की भी होती है, और भी अंगों की होती है। और ईईजी किसकी होती है? मस्तिष्क की। ईईजी में करते क्या है कि जो क्या होते हैं, तंत्रिकाओं के अंदर जो विद्युत संकेत जो क्या करते हैं, गमन करते हैं, उनको क्या किया जाता है? नोट किया जाता है कि वो सही तरीके से गमन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और लास्ट और वो लिखो मस्तिष्क से संबंधित रोग। मस्तिष्क से संबंधित रोग कल याद करके आओगे। देखो आप फर्राटा के साथ कल प्रत्येक व्यक्ति से एक बात पूछी जाएगी, ठीक है ना? हाँ, कोई भी। पार्किंसन, जिसको आप क्या बोलते हो? पैरालाइसिस। होता क्या है कि सर तंत्रिकाओं के अंदर कोई भी क्या होगा? विकार होगा। जिस अंग की तंत्रिका के अंदर क्या हो जाएगा? विकार हो जाएगा। वो अंग कार्य करना क्या कर देगा? बंद कर देना। उसमें कंपन क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? पैरालाइसिस बोलते हैं। अल्जाइमर। अल्जाइमर रोग क्या होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति क्या हो जाता है? बूढ़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसकी याददाश्त क्या हो जाती है? कमजोर। उसको हम क्या कहते हैं? अल्जाइमर रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्जाइमर। एमनेशिया। एमनेशिया रोग क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, जवान अवस्था में ही है, मान लो उसका एक्सीडेंट वगैरह हो गया, और एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसके मस्तिष्क है, और मस्तिष्क में कौन सा मस्तिष्क? परामस्तिष्क। उसमें क्या है? कोई ना कोई चोट आ जाए, कोई ना कोई क्या हो जाए? विकार हो जाए। तो बूढ़ा होने से पहले ही उसकी याददाश्त क्या हो जाए? याददाश्त चली जाए कि उसको कुछ याद नहीं रहता। तो उस रोग को हम क्या बोलते हैं? एमनेशिया बोलते हैं। हाँ, लकवा को पैरालाइसिस बोलते हैं। तो देखो दोनों में इतना ही अंतर है कि बूढ़ा हो रहा है, याददाश्त चली गई, उसको क्या बोलेंगे? अल्जाइमर। लेकिन एक्सीडेंट वगैरह हो गया और मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क में चोट आ गई, और चोट आ गई तो वो सब कुछ क्या हो जाता है? भूल जाता है। उसको क्या बोलेंगे? एमनेशिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एमनेशिया। इसके अलावा मेनिंजाइट्स, ये तो आपको मैंने बता ही दिया था कि मेनिंज के ऊपर क्या आ जाता है? सूजन। उसको क्या कहते हैं? मेनिंजाइट्स कहते हैं। और एक याद और रखना है, कौन सा रोग? हिस्टीरिया रोग। ये किस में होता है? तो ये हिस्टीरिया जो रोग होता है ये जवान महिलाओं में होता है। किस में होता है? जवान महिलाओं में। अब महिला तो जवान नहीं होती, लड़कियां होती हैं जवान, ठीक है? हाँ, इस रोग का लक्षण क्या होता है कि जब लड़की क्या होती है? जवान होती है, तो उसके शरीर में हार्मोन क्या होते हैं? सीक्रेट। हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो सीक्रेट होते हैं वो तो नई नई क्या करेगी? गतिविधियां करेगी कि नहीं करेगी? जैसे विपरीत लिंग के प्रति क्या होना? आकर्षित होना। और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होगी अगर काम क्या नहीं हो रहा? सफल नहीं हो रहा, तो माइंडली स्ट्रेस आएगा कि नहीं आएगा? और माइंडली स्ट्रेस आएगा तो हर किसी समय वो रोने लग जाएगी, ठीक है? टेंशन में रहेगी, बेतुकी बातें करेगी जिनका कोई तुक नहीं होगा, पागलपन की स्थिति हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टीरिया। ये आपका तंत्रिका तंत्र क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। कल इसको क्या करके आना है?